डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में प्रोज से फर्स्ट लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट का अध्ययन किया, जिसमें विलियम सी डगलस ने बताया कि वो भारत में 1950 में विजिट करने आए यहाँ का जायज़ा लेने के लिए। उसमें बताया कि वो बरेली से रानीखेत जाने थे। दिल्ली से बरेली तक का जो सफ़र था उन्होंने रेलगाड़ी से तय किया और उस रास्ते में जो भी दृश्य उन्होंने देखे उनका वर्णन किया। आगे वो लिखते हैं कि मैं दिल्ली से बरेली के लिए जब चला तो वो रास्ता भारत के कृषि संपन्न क्षेत्र से होकर के था, जिसमें रास्ते में जो पड़ने वाले गांव थे उनमें कच्चे मकान थे। और वो आगे बताते हैं कि एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड एज सून एज आई alighted. A group of young children gathered around me. They were selling baskets, hand-woven reed baskets with simple designs and patterns. They held the baskets high, shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire. तो यहाँ वो बताते हैं कि मैं जो प्रत्येक स्टेशन पर अपने डिब्बे से उतरकर लोगों से बातें करता था, भारत के और संसार के बारे में जानकारियाँ जो हासिल करता था। एक स्टेशन पर जो लिखते हैं कि मैं जैसे ही उतरा, मेरा लोगों से बात करने का जो क्रम था वो टूट गया। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से उतरा, छोटे छोटे बच्चों के एक समूह ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। क्या कर रहे थे वो? दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वूवन, हाथ के पंखे बेच रहे थे। रीड बास्केट्स, और सरकन्नों की टोकरियाँ। विद सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न, साधारण से आकार और नमूने वाली। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, शाउटिंग बर्ड्स, वे टोकरियों को ऊँचे उठाए हुए थे और आवाज़ें लगा रहे थे। बताते हैं कि उनकी जो भाषा थी, आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकली देयर डिज़ायर, कि वे, मैं नहीं जानता था कि वे क्या चाहते थे, लेकिन उनकी जो इच्छा थी क्या है, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था वो क्या कह रहे थे, ये नहीं जानता था। बट क्या है, वट कन्वेइंग अनमिस्टेकली देयर डिज़ायर, लेकिन मैं बिना कोई चूक किए उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को परख रहा था, जान रहा था, समझ रहा था। आगे लिखते हैं, ये बच्चे थे कौन? दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड. Hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence. 9 million people left Pakistan and came to India driven by the fear of religious fanaticism. They were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. क्या लिखते हैं? These were refugee children. ये शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन की घोषणा हुई, hundreds of thousand people pulled up their roots, तो सैकड़ों हजार लोग अपने घरों को छोड़कर रास्तों पर निकल पड़े थे। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और अपने आवास बदल दिए थे, अर्थात अपने घरों को छोड़ दिया था। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेसिज्म। बताते हैं कि धार्मिक उन्माद के डर से 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा था और भारत आ गए थे। देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे जब घर से निकले थे, अपने घरों को छोड़ा था, तब वे पुअर थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रिप, और जब उन्होंने लंबा सफ़र तय किया तो वे और ज़्यादा गरीब हो गए थे।
for all they could carry was a bit of food and a few belongings, क्योंकि वे जब चले तब केवल थोड़ा सा खाने पीने का सामान और दूसरे सामानों को ही ला सके थे। Soon they were out of food, शीघ्र ही उनका भोजन खत्म हो गया था। A few days after they started, घर से निकलने के बाद, पाकिस्तान छोड़ने के बाद ही, they began to fall by the wayside for the weakness of hunger, और वे भूख की कमजोरी के कारण से रास्ते में गिरने लगे थे। एंड डाइड where they fell, और जहाँ वे गिरे भूख की कमजोरी से वे वहीं मर गए थे। आगे लिखते हैं, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, they or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. The peasants among these refugees and being accustomed to little all their lives, for the annual income of a agriculture family does not on the average exceed $100 a year. The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week. There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of cottage cheese, no tea, no coffee, no fat, no sweets, no meat. $100 a year is not $2 a week. Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. बताते हैं, लिखते हैं कि ये बच्चे उन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे जो टोकरियां बेच रहे थे। वे, उनके माता पिता अथवा रिश्तेदार शहरों में इकट्ठे हो गए थे और सामानों को बनाने की, छोटी छोटे से साधारण से सामानों को बनाने की दुकानें लगा रखी थीं और वे भीड़ भाड़ वाले बाज़ार में अपने उन सामानों को बेचने की कोशिश कर रहे थे। वे घास या कपड़े के बने हुए झोंपड़ियों में रहते थे। उनमें से जो शरणार्थी किसान थे वे अपनी छोटी सी आमदनी पर ही जीवन निर्वाह करने के लिए अभ्यस्त हो गए थे। उनकी सालाना आमदनी कृषि से कुल मिलाकर $100 से भी सालाना कम होती थी और इसी $100 की आमदनी से ही अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अभ्यस्त हो गए थे। और एक अकुशल श्रमिक एक दिन में 30 सेंट कमाता था अथवा एक सप्ते में $2 से भी कम। और उनके भोजन में एक दिन में केवल एक बार भोजन, और उस भोजन में भी लिखते हैं कि एक प्याज की गांठ, एक रोटी का टुकड़ा, एक रोटी और एक प्याली दाल अथवा दूध, और शायद बकरी के दूध का, पनीर का एक टुकड़ा, न चाय, न कॉफ़ी, न गोश्त, न चिकनाई, न मिठाई। एक साल में $1 का तात्पर्य है कि एक सप्ते में $2 भी नहीं। और यह छोटी सी आमदनी भी उन लोगों में टोकरियों और पंखे बेच कर के कमानी थी जिनके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। यही कारण था कि यह छोटे छोटे से बच्चे, लेखक बताता है कि मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह से टूट पड़े थे क्योंकि मैं एक अमेरिकी उन्हें एक निस्संदेह रूप से अच्छा ग्राहक दिखाई दिया था। आगे लिखते हैं, आई वॉट वन टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनाज, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely shaving basket for a rupee, a few pence for an anna or 2 a paise. My arms were filled and I had spent not 50 cents. The children passed in shouting their wash. I was a prisoner, completely surrounded, unable to move. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. She had a lovely basket
with handle and she wanted ₹1.50 for it, or about 30 cents. She was an earnest pleader. There were tears in her eyes. She pleaded and begged in tones that would ring any heart. यहाँ अब उस बात का जिक्र कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं जिससे प्रभावित होकर उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। लिखते हैं, आई वॉट वन टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनाज। मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आना में खरीद ली। एनोदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, और दूसरी फलों के लिए टोकरी कुछ आना अधिक में। एक ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, और एक सुंदर सी रद्दी कागज़ के लिए मैंने ₹1 में टोकरी खरीदी। ए लवली सेविंग बास्केट फॉर अ रुपी, और एक सुंदर सी सिलाई के सामान को रखने के लिए टोकरी ₹1 में खरीद ली। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना, और 2 पैसे, कुछ पंखे एक आना या 2 पैसे के हिसाब से खरीद लिए। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड स्पेंड नॉट 50 सेंट्स। मैंने अपनी बाहों को भरा, अर्थात सामानों से मेरी बाहें भर गई थीं, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था। 50 सेंट से भी कम में इतना सामान खरीद लिया था कि मेरी बाहें भर गई थी, मेरे हाथ घिर गए थे, भर गए थे। बच्चे आवाज़ें लगाते हुए निकल गए, बताते हैं कि मैं पूरी तरह से कैदी हो गया था, मैं हिलडुल भी नहीं सकता था। आगे उस बच्ची के बारे में बताते हैं, इससे प्रभावित हुए। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव एंटर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। एक सुंदर सी 9 वर्षीय बालिका जो अधिक मेहनती, अपने सामानों को आग्रहपूर्वक बेचने वाली मेरे ठीक सामने थी। लिखते हैं, सी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक सुंदर सी हत्तेदार टोकरी थी। सी वांटेड ₹1.50 फॉर इट, वह है उसके लिए ₹1.50 और अबाउट 30 सेंट या फिर 30 सेंट चाहती थी, अर्थात तो वह ₹1.50 अथवा 30 सेंट में अपनी टोकरी को बेचना चाहती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह जोर देकर अपने सामानों को बेचने वाली थी, आग्रहपूर्वक दबाव डालकर बेचने वाली थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रेन एनी हर्ट, वह इस तरह से आग्रह कर रही थी कि किसी का भी दिल द्रवित हो सकता था, किसी के भी दिल में दया पैदा हो सकती थी। लिखते ही आगे, माई आर्म्स वर फुल, आई हैड नो रूम, लेट एलोन एनी नीड फॉर एनोदर बास्केट, बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फेंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, आई रीच्ड इनटू माई right coat pocket and got a handful of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. I tried to explain that I could not buy the basket but extended the gratuity as a substitute. I realized at once what offense I had given. This child of 9, dressed in rags and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. There was only one thing I could do. I bought the basket. She wiped her eyes, smiled, and dashed down the platform, headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. क्या लिखते हैं आगे? My arms पर मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास और सामान खरीद कर रखने के लिए जगह नहीं थी। लेट एलोन एनी नीड, ज़रूरत हो तो मारिए गोली, जरूरत तो छोड़िए, मेरे पास रखने के लिए यही जगह नहीं थी। फॉर एनोदर बास्केट, और किसी टोकरी को खरीद कर। क्या लिखते हैं कि मेरे हाथ भरे हुए थे और खरीद कर टोकरी रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, ज़रूरत को तो मारिए ही गोली। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ पर टोकरियों और पंखों को संभालते हुए मैंने अपना हाथ कोट की सीधी ओर की जेब में डाला और मुट्ठी भर रेजगारी निकाली। शायद वे 15 सेंट होंगे सब, जिन्हें मैंने उस बालिका की टोकरी में रख दिए जो मेरे सामने वह विनम्रतापूर्वक किए हुए थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की
कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, बल्कि उसे विकल्प के रूप में अनुग्रह राशि दे रहा हूँ, दान दे रहा हूँ। लिखते हैं कि मैंने तुरंत ही भांप लिया कि मैंने क्या गलती कर दी है, अर्थात उनको आभास हो गया कि उन्होंने दान स्वरूप सिक्के दे करके, रेजगारी दे करके गलती की है। यह 9 वर्षीय बालिका जो चितड़े पहने हुए थी और भुखमरी के कगार पर थी, उसने अपनी ठोड़ी उचकाई और पूरे स्वाभिमान के साथ उस रेजगारी को मुझे वापस दे दिया। अब मेरे पास केवल एक ही विकल्प था और मैंने वो टोकरी खरीद ली। उस बालिका ने अपनी आंखों को पोंछा, मुस्कराई और प्लेटफॉर्म से कूदकर एक घास की किसी झोंपड़ी में इस भावना के साथ चली गई कि उस रात उसके पास कम से कम 30 सेंट थे। लिखते क्या फ़र्क पड़ा इस घटना से उनके ऊपर। जब वो बरेली से रानीखेत के, रानीखेत से वापस जब दिल्ली आए तब क्या हुआ, क्या किया, बताते कि आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई टोल्ड हिम इट वाज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया। बताते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह कहानी सुनाई और उन्हें बताया कि यही कारण है कि मैं भारत से प्रेम करने लगा हूँ। अंतिम पैरा में वो निष्कर्ष बताते हैं, लिखते हैं द पीपल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, have both pride and a lively sense of decency and citizenship. They also have a passion for independence. This beautiful child, born square and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. क्या बताते हैं कि मैंने भारत में लोगों को जो गांव में थे या उच्च पदों पर थे मुलाकात की में मिला, उन सबके अंदर ही स्वतंत्रता की भावना थी। यह सुंदर बालिका जो गंदगी और गरीबी में पैदा हुई, जो व्याकरण और व्यवहार के तौर तरीकों से अनभिज्ञ थी, उसने मुझे भारत की प्रेममयी और सहानुभूतिपूर्ण भावना से अवगत करा दिया था। तो इस तरह से यह लेसन पूरा हो जाता है। थैंक्स।